प्रोफेसर शमीम अहमद साहब, आपके पास आने से पहले एक मिनट मनोज सिंह साहब आ गए हैं। मनोज सिंह साहब चूंकि जी बहुत वीआईपी कंस्टिट्यूंसी के पत्रकार हैं, नहीं वीआईपी भाई सीएम कंस्टिट्यूंसी के पत्रकार हैं, तो जो ग्रीन चैनल नहीं जी होता है कि बाकी चैनल को करके ये ग्रीन चैनल पे मनोज सिंह साहब को ले रहा हूँ। मनोज जी, जी आज बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां से सुनील शास्त्री जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और उनका टिकट फाइनल हो रहा है। और इस तरह की भी बात आ रही है कि वो शायद सारे दलों के कॉमन प्रत्याशी भी हो सकते हैं। ये अभी कोई वो नहीं है, ये मैं सिर्फ मतलब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं ये पक्का है, कांग्रेस के प्रत्याशी हो रहे हैं ये पक्का है, लेकिन वो सारे दलों के होंगे इसकी भी अटकल लगाई जा रही है। तो सुनील जी अगर वहां वापस आते हैं, 2 बार पहले भी वो वहां से विधायक रह चुके हैं, इधर मेरे ख्याल में वो कोई एक्टिव तो थे नहीं। नहीं। आपको क्या लगता है सुनील शास्त्री जी कुछ देखिए, योगी जी को चैलेंज कर पाएंगे? दो दो सुनील की चर्चा हो रही है। एक तो सुनील शास्त्री जी जो आप हाँ बताएंगे, दूसरे सुनील का आप हाँ, बताएंगे। और एक दूसरे सुनील सिंह हैं जो कभी योगी आदित्यनाथ के चेले हुआ करते थे। हिंदू युवा वाहिनी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हिंदू युवा वाहिनी को बनाने में उन्हीं की तरह उनका काफी बड़ा रोल रहा है। लेकिन जब उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी से उनको छोड़ दिया या योगी आदित्यनाथ ने उनको निकाल दिया, तो आजकल वो सपा में है। तो आज सुबह से ये भी चर्चा हो रही थी कि गुरु के सामने उनके शिष्य को किया जाएगा, सबसे प्रिय शिष्य को, जो अब बागी हो गया है। सुनील शास्त्री जी ही 89 में वो 2 बार विधायक रहे, और 89 में जो चुनाव हुआ था वो हारे थे। और उसके बाद गोरखपुर में कोई दूसरी पार्टी जीती नहीं। 8 चुनाव हो चुके हैं 1989 से लेके अब 2017 तक, और 8 बार बीजेपी ही यहाँ से जीतती आ रही है। और जो नया परिसीमन हुआ उसमें जो गोरखपुर शहर की सीट है वो और ज्यादा बीजेपी के अनुकूल हो गई है। तो 4 बार शिव प्रताप शुक्ला यहाँ से जीते हैं, 4 बार राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, और खुद योगी आदित्यनाथ लड़ने जा रहे हैं। तो अगर आप जाति समीकरणों और अन्य समीकरणों को हिसाब से आप देखेंगे तो ज्यादा कोई कठिन मुकाबला नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इस सीट पर होगा। लेकिन ये जरूर है कि सभी दल जो है उनको घेरना जरूर चाहेंगे, और उसमें सुनील शास्त्री भी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, साफ सुथरे व्यक्तित्व के, क्योंकि जब ये विधायक थे तो एक साफ सुथरी राजनीति के प्रतीक के रूप में उनकी ख्याति रही। लेकिन 89 से लेके अब तक उनका गोरखपुर से कोई कनेक्टिविटी नहीं रही है, कभी आना जाना नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक बड़ा उनके लिए होगा कि क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने है। सुनील सिंह जरूर यहीं के रहे, और योगी के शिष्य रहे हिंदू वाहिनी में। जब 2002 में हिंदू वाहिनी बनी थी, और 2017 के ही चुनाव में वो अलग हो गए, क्योंकि हिंदू वाहिनी के बहुत सारे नेता जो है वो चुनाव लड़ना चाहते थे, और योगी आदित्यनाथ अपने को चीफ मिनिस्टर के तौर पर बीजेपी के अंदर आगे बढ़ा रहे थे। तो जो जब उन्होंने हिंदू वाहिनी बनाई थी, उसके बाद बीजेपी से उनका अक्सर टकराव होता था। करीब आप जाने कि 2012 तक वो हमेशा बीजेपी से ही बगावत करके बहुत सारे उम्मीदवारों को लड़ाते रहे। खुद राधा मोहन दास अग्रवाल जो विधायक हैं, वो 2002 में उन्होंने शिव प्रताप शुक्ला जो बीजेपी के सीटिंग एमएलए थे उनके खिलाफ उन्होंने हिंदू महासभा से लड़ा के विधायक बनाया था। तो अब हिंदू या वाहिनी को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया, और ये लोग चुनाव लड़ना चाहते थे तो इनको मना किया, तो ये लोग बगावती हो गए। हिंदू वाहिनी के करीब एक दर्जन बड़े नेता जो संस्थापक थे और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, वो सब अलग हो गए और अलग अलग दलों में चले गए हैं। कुछ निष्क्रिय हो गए हैं, कुछ दूसरे दलों में चले गए। लेकिन सुनील सिंह एक्टिव है। 2019 का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो लड़ रहे थे, एमपी का चुनाव, लेकिन उनका नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया गया था तकनीकी आधारों पर। तो उन्होंने आरोप लगाया था रवि किशन के अगेंस्ट। हाँ जी, जब ये बाई इलेक्शन के बाद जब दूसरा चुनाव है 2019 का, तो अब देखिए यहाँ रवि किशन लड़े चाहे वो उपेंद्र दत्त शुक्ला लड़े, माना जाता है कि योगी के खिलाफ ही कोई लड़ रहा है गोरखपुर में, चाहे पार्लियामेंट की सीट हो चाहे विधानसभा की सीट हो। तो उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया था। तो आज उनके 1-2 फेसबुक पोस्ट मैंने देखा कि वो जिसमें वो ललकार रहे हैं कि मतलब एक विकट चुनौती का सामना करने पड़ेगा तो योगी आदित्यनाथ को। तो गोरखपुर और इसकी राजनीति यही है। आज 2 सुनील की चर्चा है, अब देखिए कौन सुनील आता है मैदान में। मैं सुजीत जी प्रश्न पूछना चाह रहे थे, मैं 1 मिनट बस ऐड कर दूं एक चीज। ये जो सुनील सिंह जी हैं, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की पाठशाला में वही वाली पढ़ाई की है कि ठोक दो, मार दो, और उसमें वो कितना आगे निकल गए हैं। अगर इस बार का टिकट मिलता है तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी वही भाषा, वही तेवर, वही स्टाइल उनकी है।
ये थोड़ा पथ पे है तो उस पे थोड़ा सा लगाम लगती है, लेकिन वो तो बेलगाम रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। सुजीत साहब आप कुछ प्रश्न पूछे। मैं मनोज सिंह जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये योगी आदित्यनाथ को कितपत इफेक्ट हुआ है? इज देयर एंटी इनकम्बेंसी योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट, और है तो कितना है? देखिए, अगर इस पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो वो बहुत ही तगड़ा है और तीखा है इस सरकार के खिलाफ। और वो 3 तबकों में विशेष तौर पर देखा जा रहा है। एक तो किसानों के बीच है, जो उसका प्रभाव किसान आंदोलन के चलते रहा है कि खेती किसानी को बहुत नुकसान हुआ है यूपी में भी, और सरकार भी उनके लिए कोई मदद नहीं कर पाई। मैं अपने पूर्वांचल का ही बताऊं कि भारी बारिश के कारण 2 साल से 26,000 हेक्टेयर केवल गोरखपुर और बस्ती, गोरखपुर और आसपास के जिलों में गन्ने की फसल खराब हो गई, और 1 पैसा उनको मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि गन्ने की फसल को उसमें रखा ही नहीं है, फसल बीमा योजना में रखा ही नहीं है। तो ये 2 साल से सिलसिला चल रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा किसानों की मदद की है। तो एक है। दूसरा, जो रोजगार को लेकर जो युवाओं का आंदोलन है, वो एक पैरेलल लगातार यूपी में आंदोलन रहा है, और रोजगार के मामले में सरकार बहुत ही विफल रही है। 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज वो 4.5 लाख भी गिना नहीं पा रहे हैं ठीक से कि हमने दिया है। तीसरा जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिखाएगी, वो है यहाँ के कर्मचारी, शिक्षक और संविदा कर्मचारी। संविदा कर्मचारी 10 लाख की संख्या में है, जिसमें शिक्षा मित्र आते हैं, एनएम आती हैं, आशा है, आंगनबाड़ी हैं, रोजगार सेवक हैं। ये सब लोगों के जो मुद्दे थे, जो उनका वेतन का मुद्दा था, वो सब इस सरकार ने हल नहीं किया। और जब ये लोग आंदोलन किए तो हमेशा इनके ऊपर लाठी बरसी है। इनके नेताओं पे, जो संगठन के नेता हैं, उनको जेल भेजा गया। फिर उसके बाद शिक्षक और राज्य कर्मचारी, अब पहली बार यूपी में हुआ है कि शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों के 100 से अधिक संगठनों ने एक मोर्चा बनाया, और उन्होंने एक बड़ी रैली की लखनऊ में इको गार्डन में, और उन्होंने कहा कि जो हमारी मांगों को नहीं हल करेगी ये सरकार, तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप संविदा कर्मचारियों से बात कर लें, शिक्षकों से बात कर लें, राज्य कर्मचारियों से बात कर लें, तो वो यही कहते हैं कि बहुत ऐसी सरकार आई है जिसने हमारा दमन किया, हमारी मांगों की उपेक्षा की। तो ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। और तीसरा जो एक नई परिघटना हुई है, जो पिछड़ों का विद्रोह है, मैं इसे केवल दल बदल नहीं मानता, बीजेपी के अंदर एक पिछड़ों का विद्रोह है ये। और ये विद्रोह बहुत ही निर्णायक रूप दिखाएगा, क्योंकि जो कमंडल में मंडल के को ले लिया था बीजेपी ने 14 में और 17 में 19 में, उनका कमंडल अब खाली हो गया, वहां से पिछड़े भाग गए हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनकी न उनको सम्मान मिला, न उनको स्थान मिला, बल्कि पिछड़ों का वोट लेकर। और आप देखेंगे, चाहे 69,000 शिक्षकों के आरक्षण में जो घोटाला हुआ, लेटरल एंट्री का इशू हो, चाहे आप देखिए कि अभी दैनिक भास्कर ने जो खबरें छापी है इधर 2-3 दिन में, कि सारे विश्वविद्यालय में सवर्ण ही हैं, सारे जिलों में जो हैं वो एक ही जाति के 20 से 22 जिलों में जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं। तो ये बात केवल वो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान या धर्म सिंह सैनी की नाराजगी का मामला नहीं है। ये पिछड़ों में गहरे तक, नीचे तक जो कहा जाता है, वो बैठा हुआ है कि उनकी उपेक्षा हुई है। वो जिस उम्मीद से वो बीजेपी के साथ आए थे, उन्होंने वोट किया था, बल्कि वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, बल्कि उनको पिछड़ों के जो हक हकूक थे उसको भी धक्का दिया गया है। तो ये सब कारण है जो इस चुनाव में एक मुद्दा है, और ये देखना है कि, और ये इसलिए एक बहुत एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार के खिलाफ। अब ये जरूर है कि वो किसी एक आध सीट पे, जो बहुत सारे वीआईपी सीट होते हैं, जैसे गोरखपुर शहर है, वो शायद उस पर उतना असर ना करे, और लेकिन ओवरऑल पूरे यूपी में ये काम कर रहा है एंटी इनकम्बेंसी। जी, आपसे जरा उसकी 2 मिनट आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है गोरखनाथ पंथ का, वो जो जहां पे मुस्लिम समुदाय और एक हो जाते हैं और कबीर के पास ज्यादा लगते हैं, मतलब वो पूरी चीजें कबीर के पास ज्यादा लगते हैं, उस पे जरा 2 मिनट बता देते हैं आप। जी, वो मैंने मुस्लिम जोगियों पर लिखा था। अपने पूर्वांचल में और देश के बहुत सारे हिस्से में वो मुस्लिम जोगी होते हैं। उनका सेंसस भी हुआ था आज़ादी के पहले, और वो पूरे देश में बड़ी संख्या में थे, लेकिन बाद में उनकी अलग से कोई गणना नहीं हुई। तो ये हम लोग भी अपने बचपन में, और बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक गेरुआ जो संतों का बाना होता है वो पहने हुए, और सारंगी लेके
वो गांव गांव गाते हुए घूमते थे, तो उसको हम लोगों ने भी देखा था। तो वो गीत वो गाते हैं गोपीचंद और भर्तृहरि के, जो गोरखनाथ के शिष्य थे, दोनों राजा थे और गोरखनाथ से प्रभावित होकर उनके शिष्य हो गए थे। तो उनका राजपाट छोड़ दिया था। एक गोपीचंद ने की तो शादी नहीं हुई थी, और फिर भर्तृहरि तो शादीशुदा थे, उन्होंने पत्नी को छोड़ के, तो वो उनके गीत गाते हैं कि किस तरह से जब नाथ संप्रदाय में एक है कि अगर कोई नाथ संप्रदाय का संत जो है वो नाथ संप्रदाय का हिस्सा हो जाता है, तो उसको भिक्षाटन लेने के लिए अपने सबसे पहले घर आना पड़ता है। तो वो अपनी माँ के पास गोपीचंद गए और फिर भर्तृहरि जो अपनी पत्नी के पास गए, तो वो बहुत मार्मिक गीत है। और उस गीतों को मैंने कलेक्ट किया था उस अपने आर्टिकल्स में, कि वो मुझे एक हमारे हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए हुए थे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रामकृष्ण मणि त्रिपाठी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले उन्होंने जब 2007 में गोरखपुर में जो बहुत कम्युनल टेंशन था, वायलेंस हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो गोरखनाथ है और आज संप्रदाय है, ये तो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाला संप्रदाय है, और उसकी पूरी फिलॉसफी, उसका दर्शन तो वो हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को एकता को जोड़ने वाला है। इसीलिए लाखों की संख्या में मुस्लिम जोगी जो है वो अपने को गोरखनाथ का अनुयायी बताते हैं, और वो मुस्लिम होते हुए भी गोपीचंद और भर्तृहरि को सारंगी पर गाते हुए घूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस पर काम करो। तो फिर मैंने बतौर पत्रकार, मैं बहुत पहले एक मुस्लिम जोगी से मैं मिला, फिर उसके जरिए उन सारे गांवों की खोज की अपने पूर्वांचल की तरफ। तो जब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वो मतलब बहुत बड़ी संख्या में है, पूरा सिद्धार्थ नगर में, संत कबीर नगर में, मेहदावल के आसपास, फिर गोरखपुर में गोला के आसपास, फिर आजमगढ़ में आपका ये दोहरी घाट और उसके आसपास बहुत सारे गांव, देवरिया में रुद्रपुर के आसपास, उनके पूरे गांव के गांव मिले। तो वो उस पर मैंने काम किया, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो लोग अब छोड़ रहे थे, क्योंकि उनको धमकियां मिल रही थी कि आप मुस्लिम होकर ये गेरुआ क्यों पहनते हैं और इसको क्यों गाते हैं। दूसरी तरफ उनकी फैमिली में, चूंकि वो मुस्लिम फैमिली थी, तो उनके जो यंग बच्चे हैं, जो नए बच्चे आए हैं, वो अपनी जो इतनी गौरवशाली परंपरा है उसको नहीं जानते। तो उनको भी ये दबाव डालते थे अपने पिता के ऊपर कि आप क्यों गेरुआ पहन के घूमते हैं सारंगी लेके, और ये सब बंद कर दीजिए। बहुत सारे जोगियों का मैंने उसमें इंटरव्यू किया था, जिसका हवाला दिया है कि उन्होंने डर के मारे, दबाव के नाते सारंगी उन्होंने छोड़ दिया। और ये पूरी जो एक हमारी जो गंगा जमुनी जो सौहार्द और परंपरा की एक बड़ी विरासत है, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और उसी दौरान नाथ संप्रदाय देखिए, उसमें आप जो गोरखनाथ पर, मैं एक और आर्टिकल मैंने बाद में उस पर किया कि जो गोरखवाणी है उसको केवल आप पढ़ लीजिए, और वो गोरखनाथ मंदिर में भी वो कई जगह लिखा हुआ है। कोई ये है कि हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मस्जिद, जोगी धावे न देहुरा न मस्जिद। हिंदू मंदिर की तरफ दौड़ता है, मुसलमान मस्जिद की तरफ, लेकिन योगी वो है जो न मस्जिद की तरफ दौड़ता है न मंदिर की तरफ। ये गोरखनाथ कहते हैं। फिर उनका एक और है, गोरखवाणी है कि कोई अगला अगना होवा तू हे अवधू तू होवा पानी। यानी कि अगर ये है योगी, अगर कोई आग बन के जला रहा है तो तुम उसे पानी बनकर शांत करो। तो ये गोरखवाणी के बहुत सारे पद हैं जो वो ये योगी के कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसको कैसा रहना चाहिए, और पूरे समाज को भी संदेश है कि आप मिलजुल कर रहो, कोई वाद विवाद ना करो, हिंसा ना करो, सबको प्रेम से रहो। तो और उसमें जो नाथ संप्रदाय है वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए उत्पन्न हुआ था। उसने जाति और ऊंच नीच का भेदभाव का विरोध किया था। तो उस आधार पर अगर आप योगी और उनके पूर्व के दो जो महंत हैं, महंत अवैधनाथ और दिग्विजयनाथ, उनकी राजनीति को देखेंगे तो वो गोरखनाथ की फिलॉसफी के अगेंस्ट, उनके खिलाफ अपना सारा काम कर रहे हैं। तो उस आर्टिकल के जरिए मैंने यही खोज करने की कोशिश की थी कि जो नाथ संप्रदाय और गोरखवाणी नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गुरु गोरखनाथ, तो वो कहते हैं, जो उन्होंने लिखा है, उनकी पोएट्री की बुक है जो पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी के लेवल में, गोरखवाणी। मैं आग्रह, मनोज जी, मैं आग्रह करूंगा उसका लिंक अगर आप अभी भेज देंगे तो मैं उसको लगा दूंगा नीचे। हाँ, ठीक तो उससे जो, क्योंकि कुछ सुजीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आनंद जी, आपसे और मनोज जी से, दोनों से मुझे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है योगी जी का गोरखपुर से खड़े रहने का या अयोध्या से इलेक्शन लड़ने का, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? मैं मनोज जी पहले आप बता दें, फिर मैं बोलूं।
देखिए, गोरखपुर तो चूंकि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर जो है, मठ है, वो गोरखपुर में ही है, पूरे ऑल इंडिया में भी और भी कुछ देश में भी सबसे बड़ा है। तो ये और वहाँ के वो महंत हैं, तो उसका तो एक इम्पोर्टेंस है कि उसी के जरिए उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। अयोध्या से लड़ने का जो जिस पर आनंद जी बात जो कर रहे थे, उससे मैं सहमत हूँ कि वो वहां से लड़के एक बड़े आइकॉन के तौर पर वो अपने को रिप्रेजेंट करते। और जो देखिए, जब 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय उनके समर्थकों ने एक नारा लगाया था, और वो नारे बहुत महत्वपूर्ण थे, वो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने उस समय नारा लगाया था कि 19 में मोदी, 24 में योगी। तो योगी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने के बाद आगे थी, दिल्ली की थी, और उसको बढ़ने, उस पर उसको आगे उसको अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी बहुत ब्रांडिंग कराई। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यूपी के बाहर अपनी बहुत ब्रांडिंग कराई। नहीं तो कोई कारण नहीं है कि यूपी के जो उनकी योजनाओं की कथित सफलता है, उसका आप दूसरे राज्यों में जाके देखेंगे तो एयरपोर्ट पर बहुत बहुत कर्नाटक और नहीं, कर्नाटक, कहा महाराष्ट्र सब कहा। जगह। और फिर उनके मीडिया जो प्रबंधक हैं, वो ये लगातार लिखते रहते हैं कि योगी जी कर्नाटक में या केरल में या दूसरे जगह भाषण देते हैं, हिंदी में जाके भाषण देते हैं, इसके बावजूद वहाँ लोग बहुत पॉपुलर हैं। तो ये इस तरह से उनकी एक ब्रांडिंग, और ये इस ब्रांडिंग में अयोध्या से चुनाव लड़ना बहुत काम करता है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, और उसका पूरा एक डंका पीटने की योजना थी। तो योगी लेकिन लगता है कि जो बीजेपी के अंदर की एक पॉलिटिक्स है कि आप ठीक है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन लखनऊ से दिल्ली की तरफ मत देखिए, वहीं पर रहिए। और मैं उसमें ये वापसी हुई है एक तरह से गोरखपुर उनकी। जी मैं मैं मनोज सिंह साहब, एक जी जी चूंकि हम लोग पूर्वांचल की बात कर रहे हैं और उस इलाके की, स्पेसिफिक सा एक सवाल है, मैं दर्शकों को भी बता दूं। जो पुराना गोरखपुर मंडल था, उसमें बस्ती भी था। अब वो 2 मंडल हो गए, गोरखपुर मंडल हो गया, बस्ती मंडल हो गया। बस्ती मंडल में 3 जिले हैं, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती। 13 सीट है। उस 13 में 13 भाजपा के पास है इस समय। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर है, 28 सीटें हैं। उस माफ कीजिएगा, 31 सीटें हैं। उस नहीं, उसमें हाँ 28 है, 28 सीटें हैं, जिसमें जी 25 जिसमें से 25 बीजेपी के पास है। अब इन दोनों को अगर आप देख लीजिए, 28 और 33 में आके बीजेपी की करीब करीब क्लीन स्वीप है। आपको क्या लग रहा है, इस इलेक्शन में थोड़ा फर्क पड़ेगा? ये जो मतलब 23+2, वो एक उनके अपना दल वाला तो छोड़ के अभी चला गया, लेकिन अभी तक तो उन्हीं की सीट थी। और जी जी वो सोहेल देव पार्टी वाला जो था, ये 2 सीटें उनकी और थी। 25 और 13, 28 सीटें थी इनकी। 3 सीटें अपोजिशन की थी। आपको क्या लगता है, ये 28 से कम होंगे कि उसको पकड़ के रखेंगे? देखिए, 2017 में जिस तरह की सफलता मिली थी बीजेपी को, एक एकदम अलहदा किस्म की सफलता थी, और उस समय एकदम अलग माहौल था। जैसे 2014 का था, उसका एक इम्पैक्ट था। अखिलेश यादव की खुद सरकार में थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अखिलेश यादव का कुनबा बिखर गया था, आपस में लोग लड़ रहे थे। तो उस समय की परिस्थितियां एकदम अलग थी, और आज की परिस्थितियां आप देखेंगे, उसकी तुलना करिए 2017 और 2022 की तुलना करिए, तो बदल गई है। और इसके पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिन आप सीटों की बात कर रहे हैं कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिलों में 41 सीटें आती हैं, परिसीमन के पहले 42 सीटें थी। तो 2017 के पहले कोई चुनाव आप देख लीजिएगा जिसमें योगी आदित्यनाथ तब भी थे, गोरखपुर में थे, और प्रभावशाली नेता थे, और हिंदू वाहिनी भी उनके साथ थी, सब कुछ था। लेकिन कभी 10 से ज्यादा सीटें गोरखपुर पूरे दोनों 41 में से बीजेपी जीत नहीं पाई। खुद गोरखपुर की जो 9 सीटें हैं, उसमें से 4 से अधिक जीत नहीं पाए। तो ये दर्शाता है कि आप कितना भी हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे थे, तब भी व्यापक सफलता आपको नहीं मिल रही थी। 2017 में कुछ अलग इंजीनियरिंग हुई, जो सोशल इंजीनियरिंग जिसकी बात हो रही है, कि अति पिछड़े और अति दलित जातियों में बहुत सारी जातियों को बीजेपी ने अपने पक्ष में किया। तो उनका एक हिंदुत्व का भी एक मॉडल था, और एक सोशल इंजीनियरिंग भी थी, जो आप कभी और समय दीजिएगा तो मैं इसको अच्छी तरह से टाइम वाला मामला है कि एक मैं कह रहा हूँ कि इस समय वो मंडल 2 पॉलिटिक्स, मंडल 2 फेज शुरू हुआ था।
जी 2014 में, जिसमें बीजेपी ने उसको आकार दिया और उसके वजह से एक बड़ा उनका जो वोट बैंक था वो 42% 43% तक पहुंच गया, इसलिए इतनी बड़ी सफलता मिली। अब क्या हुआ कि वो रिवर्स शुरू हो गया, एक मंडल थे जो बीजेपी ने जो गढ़ा था उसमें छेद हो गया, एक बड़ा होल हो गया है और उल्टी दिशा में जा रहा है और ये होगा, आगे भी होगा। जो आज पिछड़े वर्ग के नेता बीजेपी छोड़ के सपा के साथ जा रहे हैं, बहुत सारे छोटे दल जो एक अपने सजातीय वोटों के बल पे बने हैं, आप देखेंगे कि 1 दर्जन दल एक दशक 1.5 दशक की राजनीति में यूपी में बने हैं। अपना दल बना है, निषाद पार्टी बनी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बना है, महान दल बना है, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी बनी है, जनवादी पार्टी बनी है। इस तरह से 1 दर्जन दल बने हैं जिनका अपनी अपनी जातियों पर उन्होंने अपना एक होल्ड बनाया है, अच्छा खासा समर्थन कायम किया है। तो वो बार बार वो अपने को वर्चस्व को आगे करने के लिए, अपने राजनीतिक नेतृत्व को आगे करने के लिए वो इधर उधर हो रहे हैं। वो पिछले बार बीजेपी के साथ गए, इस बार उल्टा वो सपा के साथ जा रहे हैं। तो स्थितियां एकदम 2017 से एकदम भिन्न है। तो उस तरह की सफलता तो बीजेपी को मिलने वाली नहीं है और इसीलिए उनके यहाँ ये भगदड़ है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो इतनी बड़ी संसाधन वाली पार्टी थी, इतने कैडर बेस वाली पार्टी थी, इतने ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी थी, और उसकी हालत क्या है यूपी में देखिए कि इतने बड़ी पार्टी को पता ही नहीं चला कि उनके 3 मंत्री भाग जा रहे हैं, उनको हवा तक नहीं थी। वो दिल्ली में टिकट बांटने के लिए बैठे थे और मंत्री इधर जा रहे थे, विधायक इधर जा रहे थे। तो उनका जो दूसरों को लाने वाले जो लोग थे उनके साथ यह हो गया, तो एकदम हवा दूसरे तरफ चल रही है और इसलिए बीजेपी एक बहुत कड़े मुकाबले में फंसी है और ऐसे मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में लगभग 50-50 का है, बल्कि अब जो स्थितियां बन रही हैं उसमें आगे अब देखना होगा कि बीजेपी अपना कैसे डैमेज कंट्रोल करती है, नहीं तो ये फिर दूसरी तरफ भी हवा का रुख मुड़ सकता है। जी